गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर मुद्रा और साख पढ़ेंगे। मुद्रा और साख, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मुद्रा मतलब मनी और साख यानी कि क्रेडिट। ठीक है, मुद्रा है क्या? मुद्रा यानी कि जैसे भी मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु हम खरीदना चाहते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? मनी की ज़रूरत होती है। तो इस लेसन में बेटा हम कि पहले पुराने ज़माने में किस तरह से वस्तुओं का लेन देन होता था, या पुराने टाइम में जो भी हमारे प्राचीन काल रहे हैं उस टाइम पर कैसी मुद्राएं, मतलब मुद्रा का कौन सा माध्यम प्रचलित था, किस तरह की मुद्राएं प्रचलित थी। तो पहले तो बात यही आ जाती है कि मुद्रा होती क्या है। मुद्रा क्या है? मनी। मुद्रा एक ऐसा माध्यम है, यानी कि एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को, सेवाओं यानी कि हम किसी से भी काम कराते हैं तो उसके बदले में उसको मजदूरी देते हैं, पैसे देते हैं, वेतन देते हैं, तो उनको हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। वही है, वो मुद्रा है। ठीक है, मुद्रा के विभिन्न माध्यम हैं, जैसे इसके दो माध्यम तो करेंसी नोट है, दूसरा बैंक डिपॉजिट या जो आजकल जो हमारा डिजिटल वो हो रहा है वो है। बात आ जाती है कि मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोज़ाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि जो भी हम वस्तुओं की सूची बनाएं, खरीदें या जो भी हम सेवाएं देते हैं, लेते हैं, उनमें कहीं ना कहीं हम किसी भी चीज़ का जो आदान प्रदान करते हैं वो उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के भुगतान का वादा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण बहुत सरल है। अगर मुद्रा नहीं होती तो हम अपने समाज में या अपने आसपास जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति, उन वस्तुओं की पूर्ति हम कैसे करते? तो ये एक चीज़ यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि जब मुद्रा नहीं थी तो वस्तुओं का लेन देन किस तरह से होता था? तब बेटा बार्टर सिस्टम प्रचलित था। बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय, वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का आदान प्रदान। अगर हम सोचें, अब एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि अगर मुद्रा ना हो बाय चांस, तो हम वस्तुओं का आदान प्रदान किस तरह? मान लो किसी एक व्यक्ति को जो जूते बनाता है उसको गेहूं की ज़रूरत है, तो अगर मुद्रा है तो इजीली वो क्या करेगा, अपने जो उसने जूते बनाए उनको बेच के मुद्रा प्राप्त कर लेगा और उससे वो कोई भी चीज़, चाहे गेहूँ खरीदे चाहे अन्य कोई भी वस्तु खरीदे। लेकिन अगर मुद्रा का माध्यम प्रचलित नहीं है तो वो क्या करेगा कि वो पहले किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास गेहूँ हो, और इसके साथ साथ वो ऐसा भी होना चाहिए जिसको गेहूं के साथ साथ गेहूं वो बेचना चाहता हो और उसको जूतों की ज़रूरत हो। इसे हम आवश्यकता का दोहरा संयोग भी कहते हैं। यानी कि जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें बेचने और ख़रीदने के लिए सहमति रखते हों तो इसे हम आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। यानी कि जो मेरे पास वस्तु है वो उस व्यक्ति को ज़रूरत है और जो उसके पास है उसकी ज़रूरत मुझे है, यानी कि दोनों की आवश्यकता है। इसे हम आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। लेकिन इस तरह का जो भी वो होता है उसको उस व्यक्ति तक पहुंचने में कितनी दिक्कत होगी। कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना जिसको जूतों की ज़रूरत हो और वो गेहूँ भी बेचना चाहता है। हो सकता है कि जिसको कोई गेहूँ बेचना चाहता हो लेकिन उसको जूते नहीं, कपड़े चाहिए, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर मुद्रा का माध्यम नहीं है तो हमें वस्तुओं को खरीदने, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दोहरा संयोग होना अनिवार्य आवश्यकता है कि हम दोनों लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए जो उनके पास है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत को ख़त्म करती है। फिर जूता निर्माता के लिए ज़रूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसा किसान ढूंढे जो न केवल उसके
जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसके गेहूँ भी बेचे। उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूँ या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है और इसलिए इसे मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता करती है। विनिमय का माध्यम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे विनिमय यानी कि लेन देन का एक मीडियम बनती है, माध्यम बनती है। अब हम देखेंगे कि मुद्रा के आधुनिक रूप कि प्रेजेंट टाइम में मुद्रा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं। पहले तो हम देखते हैं कि पहले जो सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी। पूर्व प्राचीन टाइम में अनाज या पशु भी मुद्रा के रूप में प्रयोग होते थे, यानी कि कोई वस्तु खरीदनी है तो उसको अनाज दे दिया या पशु दे दिया। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी जो मूल्य वस्तुएं हैं वो प्रचलन में आ गई। इसके बाद सिक्कों का चलन आया जिसका पिछली सदी तक चलन रहा। जैसे जो ये तुगलक के सिक्के थे, ये अकबर के सोने की मोहरें थी, इस तरह से। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। जो अब हमारा प्रेजेंट टाइम है मुद्रा का, मनी कैसी है, या तो सिक्के के रूप में है या कैसी है, कागज के नोट है। वे चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी उनके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं हैं और आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल भी नहीं। अब हम प्रेजेंट टाइम में देखें कि पहले की जो करेंसी थी वो अमूल्य होती थी। मान लो एक सोने का सिक्का था तो उसकी कीमत यानी कि उस धातु की कीमत होती थी, ठीक है। और चांदी का सिक्का था तो उस धातु की कीमत होती थी। पशु है, पशु की भी कीमत होती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें जो हमारी कागज़ की करेंसी है उसकी कोई कीमत नहीं है। भाई कागज़ इतना सस्ता है, अवेलेबल है हर जगह पर कि उसकी इतनी तो महंगी सोने चांदी के भाव में तो वो नहीं बिकेगा। तो इसलिए इसको माध्यम स्वीकार क्यों किया जाता है? इसको माध्यम स्वीकार बेटा इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी भी देश की सरकार जो है वो इसको प्राधिकृत करती है, यानी कि पंजीकृत करती है, वेरीफाइड करती है। यानी कि उस देश की सरकार उस मुद्रा की गारंटी लेती है, ठीक है, कि वो इतने की ही उसका मूल्य है। भारत में RBI, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो केंद्रीय के सरकार की तरफ से, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से मुद्रा जारी करता है और इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने को वैधता प्रदान करता है और जिसमें भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जाता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपए में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है। वो कोई भी व्यक्ति 500 को 500 रुपये का नोट मानने से इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए कि रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। यह हमारी देश की सरकार द्वारा पंजीकृत है। अब बात आती है, अभी तो हमने करेंसी के बारे में पढ़ा कि करेंसी की मूल्य क्यों है, उसकी वैधता क्यों है, सब लोग उसको स्वीकार क्यों करते हैं। अब बात आती है बैंकों में निक्षेप मतलब डिपॉजिट, ठीक है। हम लोग बेटा बैंकों में पैसा जमा करते हैं, उसके बदले में हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन बैंक उस पैसे का क्या करता है, उसको कैसे यूज़ करता है, उससे कैसे लाभ कमाता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं, यानी कि डिपॉजिट कर देते हैं। किसी समय पर लोगों को रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नगद होता है। लोग इसे अतिरिक्त नगद का क्या करते हैं? वे इसे बैंकों में अपना खाता खोलकर जमा कर देते हैं और बैंकों में लोगों का धन जो होता है वो सुरक्षित रहता है। लोग अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें धन निकालने की सुविधा उपलब्ध होती है क्योंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है। ये मांग जमा क्या है? यानी कि जब भी हमें उसकी डिमांड होगी, मांग होगी, हम उसको अपनी सुविधा अनुसार जो हमने डिपॉजिट कर रखा है हम उसको निकाल सकते हैं। मांग जमा एक अन्य सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए चेक क्या है? चेक एक ऐसा कागज या आदेश पत्र है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम से किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने के लिए आदेश देता है।
यानी कि जैसे पे किसको किया जा रहा है उसका नाम लिखा होता है और जो व्यक्ति कर रहा है उसको साइन होता है, उस पर रकम लिखी होती है और वो एक आदेश पत्र होता है, एक ऑर्डर लेटर होता है कि वो जिस व्यक्ति का खाता है वो बैंक को आदेश दे रहा है कि मेरे खाते से ये रकम उस व्यक्ति को दे दी जाए या उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो हमने कई बार देखा होगा कि किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए एक चेक काटता है। चेक एक ऐसा का कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि चेक क्या है। तो चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है, यानी कि इसमें हमें नकद की ज़रूरत नहीं होती, हम सीधा उसको चेक दे देते हैं, वो चेक अपने खाते में जमा कर देता है तो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी कि इसमें नकद की जो कैश की दिक्कत नहीं होती है। इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा, जो चेक है इसे भी मुद्रा समझा जाता है। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा कि बैंकों के लिए जमा के बदले कोई भी मांग, जमा व भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्यप्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब बात आती है बेटा बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ, यानी कि बैंक ऋण जो साख, जो क्रेडिट, जो हमें ऋण देते हैं वो किस प्रकार देते हैं। क्योंकि देखो इसमें साफ सीधी बात है कि जो भी हमारे पास जो अतिरिक्त धन होता है हम लोग बैंक में जमा करते हैं। ठीक है, बैंक उस जमा धन का क्या करता है, हम लोगों ने जमा किया, बैंक उस धन का क्या करता है, जिन लोगों को ज़रूरत होती है उनको ऋण दे देता है। ठीक है, हम जब बैंक से अपना धन निकालते हैं तो हमने जितने दिन भी वो रखा तो हमें कुछ % उसका क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। ठीक है, यानी कि हमें कुछ बढ़ के मिलेगा। और बैंक क्या करता है कि बैंक ने जिन लोगों से धन दिया, लोन दिया, जिनको यूज़ करने के लिए, बैंक उनसे ऋण लेता है, या ऋण नहीं सॉरी उनसे ब्याज लेता है। लेकिन यहाँ जो वो ब्याज देता है, हमें जो देता है उसकी % थोड़ी सी कम होती है, दर कम होती है, और जितना वो लोगों से ऋण से जो उसने लोन दिया उससे लेता है वहाँ पर % जो होती है, दर जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरह बैंक क्या करता है, बैंक लाभ कमाता है, यानी कि वो हमें कम देता है और जिनको वो ब्याज पर पैसे देता है, लोन पर पैसे देता है, उनसे वो ज़्यादा लेता है। तो इस तरह से बैंक अतिरिक्त धन कमाता है और लोगों की जो ऋण की आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करता है, और जमाकर्ता को इसका इंटरेस्ट मिलता है और कर्जदार को इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे कि साख की 2 विभिन्न परिस्थितियाँ कौन सी हो सकती हैं, किस तरह की कंडीशन हो सकती हैं।